गुड इवनिंग गाइस। मैं आज आप लोगों के लिए सीएस प्रोफेशनल का आरसीडी का पेपर चैप्टर 2 जो है ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट, उसके ऊपर जो नोट्स हैं, जो अपना एक्सप्लेनेशन है वो लेकर आई हूँ। बिफोर दैट, अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता हो, अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे क्या है कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे भी आप लोगों के लिए नॉट ओनली फॉर सीएस और भी दूसरे सब्जेक्ट के क्या है इसी तरीके से वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। उनमें एक्सप्लेनेशन जो अपने हैं वो आप लोगों के लिए देती रहूँगी। मैं कोशिश पूरी यही करूँगी कि आप लोगों का जो आज का क्लास रहेगा, जो आज का पोर्शन रहेगा, वो इतने इजी वे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ, जिससे कि क्या आप लोग जब भी इस चैप्टर को करोगे जस्ट उस एक्सप्लेनेशन को सुन लोगे और आप लोगों के लिए पूरा चैप्टर ईजी हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट अंडर कंपनीज एक्ट 2013। बेसिकली चैप्टर 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 241 टू 246 जो है वो हम लोगों के प्रोविजंस जो है ऑपरेशन प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट ऑफ कंपनी उसको डील करता है। इन जनरल अगर आप देखते हैं ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी जो है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि कंपनी में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि ओप्रेसिव है, जो कि बायस्ड है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट में, ओके, या फिर किसी मेंबर या मेंबर्स ऑफ कंपनी के अगेंस्ट। बोलने का मतलब ये है कि आपकी कुछ एक्टिविटी ऐसी हो रही है जो आपके कुछ पोर्शन ऑफ द शेयर होल्डर या कुछ माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो या मेंबर्स हो उनके खिलाफ वो चीज़ें जा रही हैं। तो ये तो चीज़ें कंपनी में होनी नहीं चाहिए ना। तो अब इनको प्रिवेंट करने के लिए, इनसे बचने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती हैं। तो सेक्शन 241 जो है हमारा ये डील करता है एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल फॉर रिलीफ इन केसेस ऑफ ऑपरेशन। इसमें आप क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड सर्कमस्टांसेस इन विच एन एप्लीकेशन मेड बाय एनसीएलटी मेड टू एनसीएलटी बाय एनी मेंबर हु हैज़ राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 244 या बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिलीफ इन केसेस ऑफ ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इसका मतलब ये हो गया कि सेक्शन 241 हमें ये ऑथोरिटी देता है कि हम लोग एनसीएलटी को अपनी कोई भी एप्लीकेशन, मतलब कोई भी मेंबर के पास ये राइट है कि वो एनसीएलटी में अपनी एप्लीकेशन जो है इसके अगेंस्ट में डाल सकता है, ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें एक्शन ले सकती है। सेक्शन 242 क्या बोलता है, पावर ऑफ ट्राइब्यूनल। ये डील करता है एनसीएलटी के पावर को। इट डील्स विद पावर्स ऑफ एनसीएलटी व्हेन एप्लीकेशन इज मेड अंडर सेक्शन 241 फॉर रिलीफ इन केसेस रिलेटिंग टू ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट। मतलब आपने पहले सेक्शन 241 में एनसीएलटी में सेक्शन 241 के बेस पे एनसीएलटी में एप्लीकेशन डाल दिया, उसके बाद सेक्शन 242 मीन्स पावर, ट्राइब्यूनल के पास ये पावर है कि वो उस एप्लीकेशन को वो डील करे। इसको ऐसे समझ लीजिए कि एनसीएलटी है, ठीक है, एनसीएलटी में आपने एप्लीकेशन डाला, उसके बाद एनसीएलटी के पावर को अब हम लोग डील करेंगे। Section 243 Consequences of Termination or Modification of Certain Agreement. It deals with consequences of termination or modification of certain agreement as a result of order of tribunal under Section 242. मतलब ये हुआ कि आपको ट्राइब्यूनल ने एक ऑर्डर पास करके दिया, अब आप हो सकता है उसमें कुछ चेंज चाहते हो, कुछ उसको मॉडिफाई करना चाहते हो, तो आप 243 में जो है 243 में आपको वो राइट दिया गया है कि आप वो काम करवा सकते हो। Section 244 right to apply under Section 241. It deals with rights of members to apply under Section 241 in case of company. ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको ध्यान से देखना है। इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल नॉट लेस देन 100 मेंबर और नॉट लेस देन 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर विच एवर इज लेस, और एनी मेंबर होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द इशू शेयर कैपिटल। इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। बोलने का मतलब है सेक्शन 244 में हमारे पास ये अधिकार है कि हम एनसीएलटी में अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग कब ये एप्लीकेशन डाल सकते हैं, एक उसका भी तो कुछ नियम कानून होता होगा ना। तो यहाँ पर क्या बोला है कि अगर इन केस ऑफ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, यहाँ पर अगर आपकी कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, ठीक है, या आपकी कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है, दोनों बात है। इन केस अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर का 1/5 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मेंबर का 1/5 मान लीजिए आपके मेंबर 50 हैं, तो 50 को 5 से डिवाइड कीजिए, टोटल नंबर आपका 10 आ गया। ये कब पॉसिबल हुआ, 1/5 वाला केस, जब आपकी कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है। लेकिन अगर जब शेयर कैपिटल है तो क्या करेंगे,
तो उसमें आपके मेंबर या तो 100 होने चाहिए या फिर टोटल नंबर का 1/10, ठीक है। उनमें से जो कम होगा आप उसको ले लेंगे। सपोज कीजिए इसको कैसे डील करेंगे, मान लीजिए आपकी कंपनी में 500 मेंबर हैं, ठीक है। तो 500 मेंबर में पहला क्राइटेरिया क्या था, 100 मेंबर, ठीक है। अब 500 का 1/10 मतलब 500 का आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 50 आया, तो 50 मेरा लेस हो गया, तो मैं यहाँ पर 50 मेंबर जो हैं उनको काउंट कर लूँगी, ठीक है। और एनी मेंबर होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल, या फिर एक तो ये क्राइटेरिया था, या दूसरा क्या था कि कोई भी मेंबर, जैसे सपोज कीजिए आप बोलेंगे कि मेरे कंपनी में ऐसे तो क्या बोलते हैं 1000 मेंबर हैं, ठीक है। ऐसे मेरी कंपनी में 1000 मेंबर है, लेकिन उनमें से 2 मेंबर जो है उनके पास जो मेरा शेयर कैपिटल इशूड शेयर कैपिटल है वो 1/10 से नीचे नहीं है, तो इन दैट केस मैं सिर्फ उस 2 को ही कंसिडर करूँगी, क्योंकि यहाँ पर मेरा क्राइटेरिया दे दिया है 1/10 का, तो 1/10 अगर मेरे 2 मेंबर के पास ही हो गए तो वही आएंगे ना, तब तो 1/10 में मैं काउंट करने बैठूंगी नहीं 100 को पूरा। ओके, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 245 क्लास सेक्शन, एन एप्लीकेशन बाय सच नंबर ऑफ मेंबर्स डिपॉजिटर और क्लास ऑफ देम टू एनसीएलटी टू सीक और रेमेडी अगेंस्ट कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इट्स मेंबर और डिपॉजिटर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कब एप्लीकेशन दे सकते हैं, जब हम लोग के मतलब क्लास ऑफ मेंबर या नंबर ऑफ मेंबर एनसीएलटी को दे रहे हैं। रूल 81 ऑफ एनसीएलटी रूल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 241 फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन एंड प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट, ये हम लोग के फॉर्मेट कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। रूल 82 ऑफ एनसीएलटी रूल क्या बोल रहे हैं, विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन फाइल अंडर सेक्शन 241। 241 हम लोग को बताता था कि हम लोग को कैसे, सॉरी रूल 81 जो है, रूल 81 हम लोग को बताया कि हम लोग का फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन कैसा होना चाहिए, तो वहीं रूल 82 जो है वो हम लोगों को बता रहे कि हम लोग अपने एप्लीकेशन को विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन नॉट टू बी विड्रॉन विदाउट लीव ऑफ द ट्राइब्यूनल एंड फॉर्म फॉर एप्लीकेशन ऑफ विड्रॉल, मतलब क्या है कि आप विड्रॉ कर रहे हो तो विड्रॉ आप ऐसे ही तो कर नहीं सकते ना, आपको एक विड्रॉल का एप्लीकेशन डालना पड़ेगा और वहाँ पर आपको ट्राइब्यूनल का अप्रूवल भी चाहिएगा। रूल 83 ऑफ एनसीएलटी रूल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 243 फॉर्म डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट एंड प्रोसीड्यूर रिलेटेड टू एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 243 सबसेक्शन 1 एंड बी। 83A ऑफ एनसीएलटी रूल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 244 प्रोवाइड्स फॉर फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन। तो बेसिकली ये जो पूरा चार्ट है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, ये एक बार आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा, बिकॉज इसमें से छोटा मोटा कुछ पोर्शन हो सकता है जो आ सकता है, बहुत ज़्यादा पोर्शन बोल के नहीं आएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग वो इम्पोर्टेंट मेरे को लगा तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट क्या है, दो कंपनीज एक्ट 2013 में इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर हम लोग को क्या है कि कोई जब मीनिंग नहीं है तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे, बस इसका एक सिंपल सा मीनिंग अगर आप देखते हैं, सिंपल सी मीनिंग यही है कि यहाँ पर कोई भी एक्शन जो आपको लगता है कि फेयर नहीं है वो आपका ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हो गया। एक्शन दैट इन्वॉल्व्स अ कॉन्स्पिशियस डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी एंड अ वायलेशन ऑफ कंडीशन दैट रिक्वायर फेयरनेस, मतलब यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने आपको फेवर कर दिया और किसी और के उसके लिए क्या है मैं फेवर नहीं कर रही हूँ, ठीक है, जबकि आपको फेवर करना मेरा गलत था, तो आई एम प्रैक्टिसिंग ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पर क्या है, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट थ्रू केस लॉ। यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट केस लॉ दिए हुए हैं जिनके बेसिस पे क्या है मुझे ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का कंसेप्ट समझाया गया है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे मेरे केस लॉज हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नियर अबाउट आपके यहाँ पर 17 केस लॉज हैं, क्लियर। अब देखिए केस लॉ में हर एक केस लॉ में आपको कुछ एक देगा, एक जैसे सपोज कीजिए अगर एक केस मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ, ये जो केस हमारा है राजा मुंद्री इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन वर्सेज ए नागेश्वर राव, ठीक है। इस केस लॉ में डेफिनेटली अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अदर मटेरियल मिलेगा। उसके ऊपर का जो हमारा केस लॉ दिया हुआ है शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब लिमिटेड, यहाँ पर कुछ अदर मटेरियल, तो यहाँ पर क्या है बेस्ड ऑन दिस केस लॉ आपको बताना है कि जो प्रैक्टिस हुई थी वो ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट में कंसिडरेबल है कि नहीं है। तो ये आप लोग लर्न करके मत जाइएगा, जस्ट इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं ये जो पूरे 17 केस लॉ हैं इस वीडियो के बाद में डेफिनेटली एक एक केस लॉ मैं आप लोगों को बता दूंगी, जिससे कि आप लोगों को इजी वे में समझ में आ जाए। मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, नहीं तो हमारा वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल फॉर रिलीफ इन केसेस ऑफ ऑपरेशन।
अब मान लीजिए यहाँ पर आपकी एक एप्लीकेशन डाल दी गई, अब आपको उसमें रिलीफ चाहिए, तब आप क्या करेंगे? तो अगर एप्लीकेशन बाय मेंबर है सेक्शन 241 सबसेक्शन 1, तो यहाँ पर आपको क्या बोलता है कि मेंबर के पास अधिकार था, अभी हम लोगों ने चार्ट में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर कब कब किस किस केसेस में रिलीफ मिल सकता है? रिलीफ मिलने के लिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 241 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, any member of the company may apply to the tribunal provided such member has right to apply अंडर सेक्शन 244। ये इंपॉर्टेंट है, राइट टू अप्लाई का मतलब उसके पास अधिकार होना चाहिए, बिना अधिकार के अगर आप फाइल करोगे तो आप प्रॉब्लम में पड़ोगे। फॉर एन ऑर्डर अंडर चैप्टर 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इफ ही हु कंप्लेन्स दैट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या बोला है कि इस बेस पे हम लोग को रिलीफ मिल सकता है। द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन और आर बीन कंडक्टेड इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर वो जा रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हो, और इन अ मैनर प्रेजुडिशियल और ऑपरेसिव टू हिम और एनी अदर मेंबर और मेंबर्स और इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, मतलब या तो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हुआ, या फिर मेंबर ऑफ जो कंपनी है उनके अगेंस्ट हुआ, या कंपनी के ही अगेंस्ट हुआ। इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, आप उसमें एक एप्लीकेशन डाल सकते हो बीइंग अ मेंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला, द मटेरियल चेंज नॉट बीइंग अ चेंज ब्रॉट अबाउट बाय और इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी क्रेडिटर इंक्लूडिंग डिबेंचर होल्डर और एनी क्लास ऑफ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी has taken place in the management or control of the company, whether by an alteration in the board of director or manager, or in the ownership of the company share, or if it has no share capital। तो यहाँ पर क्या बोला है कि कोई मतलब मान लीजिए कंपनी में आपका मेंबर आया जो कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑल्टर करके आया, ठीक है। यहाँ पर एक मटेरियल चेंज हुआ, बट आपको एक अप्रूवल तो लेना चाहिए था ना, लेकिन आपने क्या किया, अप्रूवल नहीं लिया, बस आपने उसको अपॉइंट कर लिया, ठीक है। तो इस पूरी चीज़ को यहाँ पर हम लोगों को एक बहुत ही सुंदर से ये जो फ्लो चार्ट है इसे समझाया गया है। फ्लो चार्ट में क्या बोला गया, एप्लीकेशन बाय मेंबर अंडर सेक्शन 241, हम लोग 241 में अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब 241 को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या क्या किया, व्हेन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन और आर बीन कंडक्टेड इन अ मैनर सेक्शन 241 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, अगर इसमें है या फिर 241(1)(b) में है तो हम लोग को क्या करना चाहिए। देखिए दोनों ही केस में सबसे पहले मैं 241(1)(a) का बता देती हूँ। यहाँ पर हम लोगों को तीन बातें याद रखनी है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कब एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, अगर मेंबर या मेंबर्स ऑफ द कंपनी के अगेंस्ट हो, या फिर कंपनी के ही अगेंस्ट हो, तो हम लोग एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 24 अभी जो हमने बी पोर्शन पढ़ा 24(1)(b), ये हमें क्या बोलता है कि कंपनी के अगेंस्ट हो या फिर मेंबर या मेंबर की किसी क्लास के अगेंस्ट हो, ठीक है। तो बेसिकली 24(1)(b) जो है ये पब्लिक इंटरेस्ट का जो सेक्शन है उसको डील नहीं करता, ये बात आप लोगों को बस ध्यान देनी है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कब हम लोग की ये एप्लीकेशन डाल सकती है, जब उनको लगता है कि भाई हमारे जो कंपनी का अफेयर है वो गलत हो रहा है, वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, वो डाल सकती है। कौन से सेक्शन में, 24(1) सबसेक्शन 2 में, ओके। नेक्स्ट 24(1) सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, सर्कमस्टांसेस फॉर इनिशिएटिंग केस एंड रेफरिंग टू एनसीएलटी, मतलब हम लोग को केस अब इनिशिएट करना है उसको एनसीएलटी को रेफर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है, कब कब किस किस केसेस में होता है, वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट देयर एग्जिस्ट सर्कमस्टांसेस सजेस्टिंग दैट एनी पर्सन कंसर्न्ड इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी इज और हैज बीन इन कनेक्शन हेयर विद गिल्टी और फ्रॉड, मतलब क्या है कि कंपनी का मैनेजमेंट हो या कंपनी का कोई क्या बोलते हैं पर्सन हो, मेन पर्सन जिसको आप बोल सकते हैं, या कंपनी के कोई अफेयर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे लगते हैं कि वो मतलब क्या है कुछ फ्रॉड से रिलेटेड हो रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, एनसीएलटी में एक एप्लीकेशन डाल देंगे, भाई इसके ऊपर हमें डाउट है, आप लोग प्लीज़ इसका चेक कीजिए। नेक्स्ट क्या है, the business of a company is not or has not been conducted and managed by such person in accordance with sound business principle or prudent commercial practice। इसका मतलब है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो कोई ऐसा पर्सन हैंडल कर रहा है जिसको या तो नॉलेज ही नहीं है उस बिजनेस का, या फिर वो कुछ
गलत कमर्शियल प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा है। गलत कमर्शियल प्रैक्टिस क्या हो सकती है, जैसे सपोज कीजिए मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ। मान लीजिए आपने टैक्स नहीं भरा, ठीक है, तो टैक्स नहीं भरा तो लॉजिकली ये जो प्रैक्टिस है ये अगर आपकी कंपनी फॉलो करती है तो ये सही प्रैक्टिस नहीं है, ये क्या हो जाएगी, ये रॉन्ग कमर्शियल प्रैक्टिस में आपकी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, a company is or has been conducted and managed by such person in a manner which is likely to cause or has caused serious injury or damage to the interest of the trade, industry or business to which such company pertains हो। या इसका मतलब ये हो गया कि मतलब कंपनी का बिजनेस कोई ऐसा पर्सन हैंडल कर रहा है जिसके हैंडल करने से हमें पता है कि कंपनी को भी और उसके साथ साथ वो पूरे सेक्टर को भी एक इंजरी हो जाए। इंजरी का मतलब एक डैमेज हो जाएगा, एक रिस्क है। अब यहाँ पर समझाने के लिए कैसे, सपोज कीजिए आपकी कंपनी जो है फिश मार्केट का जो होता है ना, फिश जो उसमें है पेरिशेबल गुड्स है बेसिकली, उसमें डील करती है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने फिश की आपने बोला कि एक काम करता हूँ मेरी मार्केट में मैं अपनी कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए आपने कुछ एक ऐसी न्यूज़ स्प्रेड कर दी, ठीक है, जो क्या हो गई, आपके बिजनेस के अगेंस्ट हो गई। चलो कोई बात नहीं, आपके बिजनेस के अगेंस्ट हुई तो आप सफ़र किए, लेकिन अब क्या हो गया, दो यू आर डीलिंग इन पेरिशेबल गुड, अब मार्केट में आपकी तो खाली मोनोपोली नहीं थी ना, और भी तो कंपनी उस चीज़ में डील कर रही थी। मान लीजिए अगर आपने ये न्यूज़ स्प्रेड कर दी कि अभी जो है पानी जहरीला है जिसकी वजह से मछलियाँ जो हैं उस जहरीले पानी को पीकर मर गई, ठीक है, और वही जहरीली मछलियाँ जो है मार्केट में अभी सेल हो रही हैं, तो अगर आप इनको खाएंगे तो आप उस पॉइजन से अफेक्ट हो जाएंगे, वो आपको हार्मफुल होगा। इस तरीके के न्यूज़ अगर आपने स्प्रेड कर दी, ठीक है, तो अब क्या हो गया, मछली मार्केट जो मछली की बनाने वाली कंपनियां या जो उनके प्रोडक्ट बनाने वाली जितनी भी कंपनी थी सब सफ़र करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे मन में यही आ जाएगा ना कि ओके ये तो वही हार्मफुल मछली होंगी, तो इनको हम कंज्यूम करेंगे तो शायद हमारे ये नुकसान हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने इस तरीके की न्यूज़ फैला के सिर्फ अपनी कंपनी को ही नहीं, आपने उस पूरे सेक्टर को खतरे में डाल दिया। नेक्स्ट है, द बिजनेस ऑफ अ कंपनी इज और हैज बीन कंडक्टेड एंड मैनेज बाय सच पर्सन विद इंटेंट टू डिफ्रॉड इट्स क्रेडिटर मेंबर और एनी अदर पर्सन और अदरवाइज फॉर अ फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पज और इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। यहाँ पर क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया कि आपका बिजनेस है, कोई एक ऐसा पर्सन हैंडल कर रहा है जिसका इंटेंशन नहीं है कि मुझे तो मेरे मेंबर को क्रेडिटर को सबको मतलब क्या फ्रॉड करना ही है, उनको बेवकूफ़ बनाना ही है। कैसे बनाना है, मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट बोल देती हूँ, मैं बोल देती हूँ कि मैं एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट कैसा लॉन्च कर रही हूँ, लॉन्च ये कर रही हूँ कि मेरे जो डेजर्ट एरिया है उसमें मैं क्या पानी का जो प्लांट है वो लगाऊंगी, ठीक है। ऐसा मैंने कुछ किया प्रोजेक्ट का, कुछ पब्लिक के सामने अपने मेंबर्स के सामने इस तरह की कोई हवा फैला दी जो कि सच था ही नहीं। मुझे पता था कि इसको मुझे मेरे मेंबर्स को मेरे फ्रॉड करना है, उनका पैसा लेके मुझे बस गबन कर जाना है, ठीक है। तो इस तरीके का अगर मैं इंटेंशन लेके अपना कंपनी या अपने बिजनेस को रन कर रही हूँ तो ये मेरे क्या है सरकमस्टांस दे देगा कि मेरे कंपनी को एनसीएलटी में अप्रोच कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर साइनिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। एज पर सेक्शन 241 सबसेक्शन 5 of the Act, every application under subsection 3 shall contain a concise statement of such circumstances and material as the central government may consider necessary for the purpose of the inquiry। यहाँ पर बोला है सेक्शन 241 सब सेक्शन 5 जो है वो ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इंक्वायरी बैठाती है तो उनको एक अपना स्टेटमेंट जो होगा वो अपना देना होगा। बिना उनके स्टेटमेंट के वो इंक्वायरी, अगर मान लीजिए आज मैंने बोला कि भाई इस कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या इंक्वायरी बैठी है तो मुझे सर्च करना है, अच्छी बात है, तो क्या कंपनी वाला मुझसे पूछेगा नहीं क्या कि भाई अगर ऐसा है तो आप मुझे उनका कोई तो स्टेटमेंट कुछ तो होगा वो दिखाइए, उन्होंने स्टेटमेंट दिया होगा या कुछ एक मटेरियल एविडेंस कुछ तो दिया होगा कि आप मेरे यहाँ इंक्वायरी बैठाने आए हैं, सर्च करने आए हैं, बहुत अच्छी बात है आप कीजिए, लेकिन किस बेसिस पे आए, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हम लोगों को एक स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट जो होगा वो देना पड़ेगा, ओरल में बोलने से तो कोई कंसिडर नहीं होगा।
shall be signed and verified in the manner laid down in the Code of Seal Procedure 1908 for the signature and verification of a claim in a suit by the central government। और वो जो स्टेटमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें साइन होने जरूरी हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। विदाउट साइन अगर कोई आपके पास आ जाएगा तो क्या आप उस चीज़ को मान लोगे क्या? आज मान लीजिए मैं आपको फ़ोन करके बोलती हूँ कि भाई मैं पुलिस डिपार्टमेंट से कॉल कर रही हूँ और मेरे को क्या है आपके लिए कोई ये एविडेंस ऐसे मिले जिसके लिए मुझे आपको सर्च के लिए बुलाना है, तो आप क्या उस बात को मान लेंगे क्या? नहीं मानेंगे ना। उसमें कुछ तो रिटर्न मेरा मांगेंगे ना, कि रिटर्न में लिख के दीजिए या ऐसा कुछ कीजिए। ओके, तो डॉक्यूमेंट शुड बी साइन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स एन इंक्वायरी। अगर वो इंक्वायरी बैठाते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट जो है वो एक रिटर्न में हमें स्टेटमेंट लिख के देंगे जो वो साइन रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन सब क्लॉज 1A एंड 1B ऑफ सेक्शन 241 एंड सेक्शन 241 सब सेक्शन 2। ठीक है, इसमें हमारा जो डिफरेंस है इसको बेटर वे में समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ। सेक्शन 241 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए क्या करता है, ये कंपनी के उन मैटर्स को डील करता है जो कि पास्ट और प्रेजेंट, ठीक है, पास्ट यानी जो बीत गया, प्रेजेंट यानी जो चल रहा है, उसको ये हैंडल करेगा विद द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आइदर इन द पास्ट और प्रेजेंट एंड सच ऑपरेशन इज प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब क्या हो गया, ये पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, फिर चाहे पास्ट हो या प्रेजेंट हो, पब्लिक इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व था या मेंबर्स ऑफ द कंपनी उसमें इन्वॉल्व है या कंपनी इटसेल्फ। अभी मैंने फ्लो चार्ट में आपको ये 3 चीज़ें बताई थी, ये उसको डील करता है। सेक्शन 241 सब सेक्शन 1B क्या चीज़ में डील करेगा, ये डील करेगा आपका मेंबर्स ऑफ द कंपनी और कंपनी इटसेल्फ। ये पब्लिक इंटरेस्ट अगर इसमें है तो ये इसको डील नहीं करेगा। पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 241 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, वो फ्लो चार्ट जो मैंने आपको बताया वो ध्यान देने का है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अंडर सेक्शन 241 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमारी अथॉरिटी है, वो कब ये काम करेंगे जब हमारा पब्लिक इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व रहेगा तब। तो फिर से बताती हूँ 241 1A क्या करेगा, पब्लिक इंटरेस्ट मेंबर और कंपनी के लिए करेगा। 241 1B कब करेगा, जब हम लोग के मेंबर या क्लास ऑफ मेंबर्स होंगे या कंपनी होंगे। ठीक है, 241 2 कब करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है जब पब्लिक इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व हो। करेक्ट, एकदम करेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है, कंपनी इज प्रोवाइडिंग फंड फॉर इलीगल एक्टिविटी इन अ सर्टन रीजन, a single member may complain to NCLT that the affairs of the company are being conducted in a manner prejudicial to public interest। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने अपने फंड को इलीगल एक्टिविटी में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। मेंबर ने क्या किया, उसकी कंप्लेन कर दिया ये बोल के कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, मैं इसकी कंप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, द कंपनी इज प्रोवाइडिंग फंड फॉर इलीगल एक्टिविटी इन अ सर्टन रीजन, नो मेंबर कंप्लेन अगेंस्ट द एक्ट ऑफ द कंपनी, द सेंट्रल गवर्नमेंट में इटसेल्फ। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसी केस को वाइस वर्सा करते हैं, जब मेंबर कंप्लेन करेगा तो 241 1 में करेगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से सेक्शन में करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी हमारा 241 सब सेक्शन 2 में। ठीक है, समझ में आया कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे राइट्स ऑफ मेंबर टू अप्लाई का एक हमारा टॉपिक है, ये हमको कब अधिकार देता है, मैंने इसको स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, वापस से बता देती हूँ कि हमारे कंपनी में अगर शेयर कैपिटल है और अगर शेयर कैपिटल नहीं है, अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर हम लोग ले लेंगे, और अगर शेयर कैपिटल है तो 100 या 1/10 ऑफ टोटल नंबर लेंगे, दोनों में से जो लेस हो, या फिर मान लीजिए किसी मेंबर के पास 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल है तो भी हम लोग उसको कंसिडर कर लेंगे। समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोगों का एंटाइटलमेंट ऑफ मेंबर टू मेक एन एप्लीकेशन वापस से है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेक्शन 244 में फिर से वही बात आ गई हम लोग की, अगर शेयर कैपिटल है और अगर शेयर कैपिटल नहीं है। तो ये जो फ्लो चार्ट है, आप लोग इस फ्लो चार्ट को बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये फ्लो चार्ट ही पूरे चैप्टर में आप लोगों को याद कर लेंगे तो ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो टॉपिक यहाँ पर हमारा आता है, वेदर अ शेयर होल्डर इज एलिजिबल टू मेक एन एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन, क्या यहाँ पर शेयर होल्डर जो है वो अप्लाई कर सकता है। द वर्ड यूज अंडर दिस सेक्शन इज मेंबर बट नॉट द शेयर होल्डर। सबसे पहला बात है यहाँ पे हम लोग मेंबर बोले थे, हम लोग शेयर होल्डर तो नहीं बोले थे।
ठीक है, जब हम लोग यूज़ किए हैं वर्ड को। तो अब यहाँ पर क्या है, इट इम्प्लाइज दैट अ पर्सन हुज नेम इज ड्यूली एंटर्ड एज मेंबर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर ओनली इज एलिजिबल टू मेक एन एप्लीकेशन। ये क्लियर बोल दिया गया था कि वो कंपनी का मेंबर होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि मैम मेंबर का मतलब ही तो शेयर होल्डर हो गया, क्योंकि जब हम लोग शेयर होल्डर की मीटिंग को कंडक्ट करते हैं तो उसमें भी तो हम लोग मेंबर्स ही लिखते हैं कि मेंबर्स अटेंडेड द मीटिंग। तो मेंबर और शेयर होल्डर में फ़र्क क्या हो गया, बताती हूँ। अ पर्सन हु इज़ होल्डिंग शेयर एंड नॉट एंटर्ड एज मेंबर, मतलब क्या है, मेरा शेयर है कंपनी में, ठीक है, मतलब मैं कंपनी के शेयर को होल्ड करती हूँ, लेकिन कंपनी के रजिस्टर में मेरा नाम ही नहीं है एज अ मेंबर, तो मैं उस कंपनी की मेंबर नहीं बनी। उसके रजिस्टर में जब तक मेरा नाम ही नहीं आएगा तो मैं मेंबर बनी कैसे, समझ में आया। नेक्स्ट है मेरा, मेंबर क्या कर सकता है, मेंबर A member can complain of operation only in his capacity as a member, not in his capacity as director। मतलब मैं मेंबर हूँ तो मेंबर बनकर ही तो कंप्लेन करूँगी। मैं अगर मेंबर हूँ तो कंपनी की डायरेक्टर या क्रेडिटर बन के तो मैं नहीं कर सकती। मैं अगर मेंबर हूँ तो मेंबर के क्राइटेरिया में ही मेरे को कंप्लेन करना होगा, ठीक है। तो मैं मेंबर कब बनूंगी कि मेरे पास कंपनी का शेयर है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंपनी के रजिस्टर मेंबर रजिस्टर में मेरा नाम भी होना चाहिए, उसी केस में मैं मेंबर बन सकती हूँ। अब आप बोलेंगे कि मैम अगर कंपनी ने हमारा नाम नहीं रजिस्टर किया तो हम क्या करें, आप कैसे नहीं कर सकते हैं, आपके पास शेयर है, ठीक है। अब कंपनी में क्या है, कंपनी के डेटाबेस में आपको कैसे पता चलेगा कि आप उसके मेंबर हैं कि नहीं है। देखा कीजिए, नोटिस जो होती है, हम लोग जब कंपनी लॉ पढ़े थे तो हमारा उसमें क्या था कि नोटिस देने का हम लोग को एवरी मेंबर के पास नोटिस जाती है। अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं, उस कंपनी की नोटिस आपके पास नहीं आ रही है, तो आप एक बार उनके सीएस डिपार्टमेंट या जो उनका जो हैंडल करता है डिपार्टमेंट, एक बार उनने जाके आप चेक कर लीजिए, एक बार वेरीफाई करा लीजिए, एक मेल ड्रॉप करके देखिए भाई हमारे पास आपके कंपनी के इतने शेयर्स हैं, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग एनी इंटीमेशन फ्रॉम योर एंड, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आते, कोई कुछ नहीं आते, तो ऐसा क्यों है। तो डेफिनेटली वो आपको रीज़न बताएंगे। हाँ, अगर आपके पास एक दो शेयर होगा तो उसके लिए तो ऑब्वियस बात है कि वो आपको शायद मैसेज ना भी करें, ये बोलते कि भाई आप उस कैटेगरी में फॉल नहीं किए। लेकिन अगर आप अच्छी क्वांटिटी में शेयर्स को होल्ड करते हैं, इफ़ यू हैव वोटिंग राइट, तो डेफिनेटली आपके पास वो चीज़ आनी चाहिए ना। तो इस चीज़ को हम लोग मेंबर हैं कि नहीं है, हम लोग को एक बार कैसे कंफर्म कर सकते हैं, जब हम लोग अपने कंपनी की अगर कोई नोटिस या कम्युनिकेशन कोई भी उससे रिलेटेड हम लोगों को अगर रिसीव नहीं होती है तो हम लोग एक बार कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पर्सन हु इज मेंशन्ड एज बेनिफिशियरी इन द रिकॉर्ड ऑफ एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। मतलब एनएसडीएल सीडीएसएल क्या है, ये हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है। किसकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं भाई, ये हमारी डिपॉजिटरी जो है ना, जो हम लोग शेयर्स वगैरह में डील करते हैं, तो एनएसडीएल और सीडीएसएल में डील होता है, तो उसमें हम लोग एज बेनिफिशियरी हैं, ठीक है। उसमें भी हम लोग का क्या, अगर आप मेंबर का डेफिनेशन देखेंगे, द पर्सन मेंशन्ड एज बेनिफिशियरी इज ऑल्सो कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ मेंबर एंड अकॉर्डिंगली एनी पर्सन हु इज द लिस्ट ऑफ बेनपोज। अब बेनपोज का जो कंसेप्ट था, शायद आप लोगों को याद होगा, हम लोग बेनपोज भरते थे, एक फॉर्म होता था कंपनीज एक्ट में जो बेनपोज का, जिसमें हम लोग अपनी डिटेल भरते थे कि आपकी कंपनी के शेयर होल्डर या ये सब की लिस्ट हम लोग देते थे, ठीक है। तो अगर आप एनएसडीएल में आप रजिस्टर हैं, मान लीजिए आपने लिस्टेड कंपनी का शेयर लिया, ठीक है, एनएसडीएल में तो एनएसडीएल सीडीएसएल में तो लिस्टेड कंपनी के ही शेयर आप लोग ले सकेंगे ना जल्दी से। तो वहाँ पर आपने लिस्टेड कंपनी के शेयर को ले लिया, अब वहाँ पर लेने के बाद आपका एनएसडीएल के रजिस्टर में नाम आ गया, बट कंपनी के रजिस्टर में आपका नाम नहीं आया, तो भी क्या है, आप मेंबर बन जाते हैं। ओके, आर मेंबर्स होल्डिंग पार्टली पेड शेयर्स एलिजिबल। अब पार्टली पेड शेयर्स क्या होता है, पार्टली पेड शेयर्स का मतलब हो गया, पार्टली पेड है, आपने शेयर खरीदा, ठीक है, जैसे शेयर्स के कॉल होते हैं ना, तो आपने कॉल लिया, ठीक है, उसमें आपने अलॉटमेंट अमाउंट, इशूड अमाउंट, ये सब तो भर दिया, लेकिन आपने एक कॉल को मिस कर दिया, मान लीजिए फाइनल कॉल आपका मिस हो गया, ठीक, मिस हो गया या आपने मिस कर दिया, जो भी था। अब उसमें ज़्यादा नहीं था आपको, हाँ कितना, नियर अबाउट मान लीजिए 10-20% ही खाली उस कॉल का पैसा देना था, उस शेयर का पैसा देना था, बाकी पूरा आपने पे कर दिया। तो यहाँ पर क्या आप एलिजिबल होंगे, बिकॉज आप यहाँ पे फुल्ली पेड तो हुए नहीं, आप यहाँ पे पार्टली पेड हो गए, ठीक है, क्योंकि आपने पूरा पैसा नहीं दिया। तो अब एक्ट में क्या बोलता है, पार्टली पेड अगर आपका शेयर है
अगर आप पार्टली पेड हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर एलिजिबल होने के लिए आपको फुल्ली पेड होना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी कॉर्पोरेट मेंशन एज मेंबर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट अगर हो गई, उसको मेंबर का नाम दिया गया है, तो क्या वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। वो लोग भी क्या है, मेंबर अगर हैं और शेयर होल्ड करते हैं तो वो आ गए। पोजीशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए क्या बोला है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी अगर हमारे मेंबर हैं तो वो भी डाल सकते हैं। बिकॉज मैंने यहाँ पर क्लियर मेंबर बोला, मेंबर में मैंने इक्विटी शेयर होल्डर तो बोला नहीं, मैंने तो यहाँ पर बोला मेंबर ऑफ द कंपनी। तो मेंबर में मेरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले भी आ सकते हैं, मेरे इक्विटी शेयर होल्डर वाले भी आ सकते हैं, आइदर मेरे डिवेंचर होल्डर वाले भी आ सकते हैं अगर वो मेरे मेंबर हैं तो। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब आप लोग को यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हमारे क्राइटेरिया को सेक्शन 244 के लिए। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर अब वीडियो लंबा नहीं करूँगी। नेक्स्ट उसके बाद हमारा ये जो केस दिया है, साइरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस टाटा सन्स लिमिटेड एंड अदर्स। ये पूरा केस जो है ये नॉर्मली एक हम लोग की केस स्टडी दी हुई है। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग चाहें तो एक बार गो थ्रू भले ही कर लीजिए। इसमें क्या हुआ था केस में कि टाटा सन्स के ऊपर किस बेसिस पे केस हुआ था, उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, तो ये पूरा जो टॉपिक है ये उसी के रिलेट में क्या है, घूम रहा है। इसीलिए इसको मैं ईच एंड एवरी डिटेल को नहीं दूंगी, बिकॉज मुझे लगता नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये केस स्टडी जो है आप लोगों के एग्जाम में आएगी। हाँ, उससे रिलेटेड अगर आप लोग के केस में एग्जाम में कुछ आ जाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये पर्टिकुलर केस मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में आएगी। तो इसीलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें हमारे पास पावर्स ऑफ ट्राइब्यूनल है कि ट्राइब्यूनल के हाथ में क्या पावर है। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि जब हम लोग एनसीएलटी में 241 में एप्लीकेशन डाल देते हैं तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रोल है वो ट्राइब्यूनल का पावर है, जो हम लोग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में फर्स्ट पेज में ही पढ़े थे। तो यहाँ पर क्या है, ट्राइब्यूनल के हाथ का क्या पावर है? ट्राइब्यूनल के हाथ का पावर ये है कि जो कंप्लेन आई है वो उनको क्या वेरीफाई करेंगे, वो उनको चेक करेंगे। ठीक है, चेक करने के लिए वो क्या क्या ग्राउंड देखेंगे, वो देखेंगे कि क्या कंपनी का जो बिजनेस है, जो ऑपरेशन वो कर रही है, बेसिकली जो चीज़ों में डील कर रही है, क्या वो सही है। अगर सही है तो फिर कोई बात नहीं, अगर गलत है तो क्या कंपनी को वुंड अप कर देना चाहिए, कंपनी को वाइंड अप करना चाहिए। अगर वाइंड अप उनको लगता है तो वो उसका ऑर्डर पास कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें भी हमारी कुछ रेस्ट्रिक्शंस इनको इम्पोज किए हैं। क्या क्या है मैं आपको ये पूरा पढ़ के बताती हूँ। सेक्शन 242 सबसेक्शन प्रोवाइड्स दैट ऑन एनी एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 241 द ट्राइब्यूनल may with a view to bringing to an end to the matters complained of make such order as it thinks fit if it is of the opinion that the company's affair have been or are being conducted in a manner prejudicial or oppressive to any member or members or prejudicial to public interest or in manner prejudicial to the public interest of the company, and that to wind up the company would unfairly prejudice such member or members, but that otherwise the fact would justify the making of a winding up order on the ground that it was just and equitable that the company should be wound up। समझ में आया? तो यहाँ पे अगर वही बात पब्लिक इंटरेस्ट मैनर, अगर हम लोग को मेंबर ऑफ मेंबर्स हो या कंपनी इटसेल्फ के अगेंस्ट हो या फिर कंपनी के जो अफेयर है वो वुंड अप करने लायक लगते हो तो हम लोग उसमें ऑर्डर पास करेंगे। सेक्शन 242 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? प्रोवाइड दैट विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द पावर। ठीक है, जो हम लोग के 1 में जो पावर था, अगर हम लोग किस किस ग्राउंड पे उसको रोक सकते हैं, द रेगुलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर। ठीक है, द परचेज ऑफ शेयर और इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी बाय अदर मेंबर्स देयर ऑफ और बाय द कंपनी। मतलब क्या हो गया यहाँ पे हम लोग का कि जो कंपनी का अफेयर था, अगर हम लोग को लगता है फ्यूचर में जाके, अभी तो ठीक चल रहा है लेकिन फ्यूचर में जाके गड़बड़ हो जाएगा, या कंपनी के जो शेयर थे, ठीक है, कंपनी ने क्या किया, खुद ही अपने शेयर्स को खरीद के अपने आप को ही मेंबर बना लिया। ठीक, या फिर क्या किया, कंपनी ने अपने शेयर्स को खरीद के अपना शेयर कैपिटल ही रिड्यूस कर दिया। ठीक है, या फिर कंपनी ने क्या कर दिया, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के ऊपर या ट्रांसफ़र के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया। करेक्ट। या फिर आपका जो इम्पोजिशन कॉस्ट है, ठीक है,
इम्पोजिशन कॉस्ट क्या हो गया, ट्राइब्यूनल उसको डिसाइड करेगा कि भाई आप कितना है, आप अपने मन से नहीं कर सकते हो, या फिर आपने क्या किया, किसी कंपनी के डायरेक्टर को या मैनेजर को या एमडी को आपने अपने मन से रिमूव कर दिया, आपने किसी से परमिशन नहीं लिया, उठा के आपने रिमूव कर दिया, तो ये तो गलत है ना। इन सब ग्राउंड पे अगर आप करते हो तो आपकी एक्टिविटी क्या है, सही नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर एक एग्जांपल दिया है। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर अंडर सेक्शन 242 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनी परचेज द शेयर्स ऑफ अ मेंबर का शेयर कंपनी ने खरीदा। द ऑर्डर ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, साथ ही साथ उन्होंने खरीदने के बाद बोला शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर दो। The company denies to reduce the share capital on the ground that it has liberty to fix the capital as the amount of share is paid to the member. अब क्या हो गया, उनके पास ऑर्डर था शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना, लेकिन कंपनी ने क्या किया, बोला कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का क्या है, कैपिटल जो था ऑलरेडी फिक्स था कि मेरे को इतना पैसा क्या है मेंबर को पे करना ही था उसके शेयर लेने पे। तो क्या कैन कंपनी टेक दिस कोर्स ऑफ एक्शन, कंपनी ये एक्शन ले सकती है? नो, द कंपनी शुड रिड्यूस द कैपिटल एज इट कम्स अंडर द पावर ऑफ एनसीएलटी। यहाँ पर क्या है, हम लोग नहीं कर सकते, कंपनी ये काम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ऑर्डर पास हो चुका था। अगर ऑर्डर पास नहीं हुआ होता, उस बेस पे अगर उस कंडीशन में कंपनी ये काम करती तो वो सही था, लेकिन यहाँ ऑलरेडी ऑर्डर पास हो चुका है, तो कंपनी को वो ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फाइलिंग ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल। यहाँ पर हम लोग को क्या है, विद इन 30 डे का टाइम हमारे पास है कि हम लोग को अपनी ये जो एप्लीकेशन है ये फाइल करनी ही होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है इंटरिम ऑर्डर एंड रिकॉर्डिंग इट्स डिसीजन। अब यहाँ पर क्या है कि एक इंटरिम ऑर्डर पास हो जाएगा और एनसीएलटी जो हमारा ट्राइब्यूनल है वो अपने केस पे वो डिसीजन देगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसीजन ऑन फिटनेस ऑफ डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर्स। अच्छा, अब यहाँ पर फिटनेस का मतलब हेल्दी वाला फिटनेस क्या, कि नहीं हेल्दी वाला फिटनेस यहाँ पर नहीं आएगा। फिटनेस का मतलब हमारा जो मैनेजमेंट अभी जो काम कर रहा है वो कितना उस बोर्ड के लिए फिट है, वो कितना उस कंपनी के लिए फिट है। आप हेल्दी हैं उससे मेरे को क्या मतलब है, मैं यहाँ अगर कंपनी में डील करी तो मैं तो फिटनेस आपकी क्या देखूंगी, फिटनेस आपकी मैं देखूंगी कि आपका वर्किंग क्राइटेरिया जो है कि आप उस कंपनी में फिट हो कि नहीं हो। करेक्ट। नेक्स्ट है ऑल्टरेशन थ्रू ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल। अच्छा, ऑल्टरेशन यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑल्टरेशन मान लीजिए मेमोरेंडम है या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है या शेयर कैपिटल, कोई भी चीज़ में जो जैसा ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा उसके अकॉर्डिंग हमें ऑल्टर करना होगा। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर शाल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। जो कॉपी आया है, जैसे मान लीजिए ट्राइब्यूनल ने आपको ऑर्डर दिया कि आप अपने आर्टिकल में जाके यहाँ पर आप कुछ पॉइंट में आप ऑल्टर कर लीजिए। मान लीजिए शेयर कैपिटल क्लॉज था, उन्होंने बोला कैपिटल क्लॉज जो है उसको आपको अमेंड करना होगा। ठीक है, अब कैपिटल क्लॉज को आपको अमेंड करना है, ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया कि यू हैव टू अमेंड योर कैपिटल क्लॉज और नेम क्लॉज और एनीथिंग। अब क्या हो गया, वो जो ऑर्डर पास हुआ है आपको उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी मीन्स आरओसी जो है उनको भी आपको ये चीज़ बताना पड़ेगा कि भाई हमारे पास देखिए ट्राइब्यूनल से ऑर्डर आया था, तो उनके ऑर्डर को फॉलो करते हुए हमने अपने नेसेसरी ये जो ऑर्डर उन्होंने दिया था उससे नेसेसरी स्टेप उठाए, इसलिए हम अपना मेमोरेंडम है, आर्टिकल है, शेयर कैपिटल या जो भी चीज़ है हम उसमें ऑल्टरेशन लेके आए हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस लेके आए हैं, वो चीज़ हम आपको यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। ये कब आप कर सकते हैं, विद इन 30 डे। विद इन 30 डे मतलब कब, मान लीजिए 1 जनवरी को आपका ऑर्डर आया, ठीक है, तो विद इन 30 जनवरी आपको ये काम करना पड़ेगा। करेक्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट आपका आता है पनिशमेंट इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। मान लीजिए आपने ये कंट्रावीन कर दिया, आपने ये सेक्शन मतलब जो बोला गया था आपने उसको नहीं माना, तो डेफिनेटली आपके ऊपर फाइन लगेगा। अब फाइन आपकी कितनी हो सकती है, मिनिमम 1 लाख है, जिसको 25 लाख अगर कंपनी करती है तो कंपनी का मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम हो जाएगा 25 लाख। और ऑफिसर जो होंगे, ठीक है, ऑफिसर के ऊपर कितना होगा, ऑफिसर के लिए मिनिमम 25,000 जो कि मैक्सिमम 1 लाख हो सकता है। तो कंपनी के लिए आपका कितना हो गया, कंपनी के लिए 1 लाख मिनिमम और मैक्सिमम हो गया 25 लाख। और यही अगर कोई ऑफिसर है तो ऑफिसर के लिए कितना हुआ, मिनिमम 25,000, मैक्सिमम हो जाएगा 1 लाख। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो आता है कंसिक्वेंस ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट। यहाँ पे हमारा क्या कंसिक्वेंस हो सकता है,
ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपके जो डिसीजन है, जनरली यहाँ पे 5 साल तक जो होता है उस डिसीजन को माना जाता है, बट फिर भी इसको एक बार मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। Section 243 subsection 1 states that whether an order made under Section 242 terminates, sets aside or modifies an agreement such as is referred to in subsection 2 of that section, such order shall not give rise to any claim whatever against the company by any person for damages or for compensation for loss of office or in any other respect, either in pursuance of the agreement or otherwise. No managing director or other director or manager whose agreement is so terminated or set aside shall, for a period of 5 years from the date of the order terminating or setting aside the agreement without the leave of the tribunal, be appointed or act as the managing director or other director or manager of the company. मतलब मान लीजिए 1 जनवरी 2025 में ऑर्डर आया, ठीक है, तो उसका 5 साल यानी 31 दिसंबर 2030 हो गया आपका 5 साल। क्लियर। अब 5 साल तक जो भी मैनेजर हो, आपका एमडी हो, डायरेक्टर हो, किसी के ऊपर भी अगर ऑर्डर आया तो तब तक तो वो कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता। बट आफ्टर 5 ईयर जो है, अब तो हमारा टर्मिनेशन का जो पीरियड था वो ख़त्म हो गया ना, तो अब तो हम उसको अपॉइंट कर ही सकते हैं ना। तो ये 5 साल तक आप इसको अपॉइंट नहीं कर सकते, आप उसको टर्मिनेशन का जो ऑर्डर है आपका पीरियड 5 साल का होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी। कंडीशन ऑफ ट्रांसफ़र क्या है? कंडीशन फॉर ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र आप क्या करेंगे? ट्रांसफ़र जनरली आप अपनी सिक्योरिटी का मतलब जो अपने शेयर्स हैं उनको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है 60 डेज़ के भीतर करना है। ठीक है, 60 डेज़ का पीरियड एक्सीड नहीं होना चाहिए। ये कब होता है? Section 56 subsection states that a company shall not register a transfer of security of company or interest of a member in the company in case company having no share capital. अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो उसको रजिस्टर करने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपका ट्रांसफ़र हो गया, जब कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो रिकॉर्ड क्या रखेगा? कुछ नहीं रखेगा। क्लियर। Other than the transfer between person, both of whose name are entered as holder of beneficial interest in the record of a depository, unless a proper instrument of transfer in such form as may be prescribed, duly stamped, dated and executed by or on behalf of the transfer and transferee and specifying the name, address and occupation, if any, of the transferee has been delivered to the company by the transferor or the transferee within a period of 60 days from the date of execution along with the certificate relating to the securities, or if no such certificate is in existence along with a letter of allotment of security. तो बेसिकली जब कंपनी का अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर ट्रांसफ़र का रिकॉर्ड नहीं रखना है। ठीक है, उस चीज़ को आप रजिस्टर नहीं करेंगे। लेकिन अब आप तो बोलेंगे चलिए भाई हम तो रजिस्टर नहीं करें, अच्छी बात है, तो प्रूफ क्या रहा मेरे पास कि मैंने अपने शेयर आपको ट्रांसफ़र किए या आपने अपने शेयर मेरे को ट्रांसफ़र किए? ऑब्वियस बात है, कंपनी के रजिस्टर में वो नाम नहीं हुआ, वो नाम रिकॉर्ड नहीं हुआ। बट आपके मेरे बीच अगर कोई डील हो रही है तो उसमें तो हम लोग डीड बनवाएंगे, ट्रांसफ़र डीड या कुछ तो होगा उसमें, उसको तो हम स्टैम्प करवाएंगे। वो जो चीज़ होगी हमें कंपनी को विदिन 60 डे के पीरियड में क्या है, सबमिट करनी होगी। समझ आया? मान लीजिए व्हेन द ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन लॉस्ट और प्रेजेंटेड लेट, अगर आपका जो इंस्ट्रूमेंट था आप बोले कि भाई ये तो हमारा खो गया, या आपने क्या किया उसको बाद में प्रेजेंट किया, तो दोनों ही केस में क्या होगा? जब आपने खो ही दिया, provided that where the instrument of transfer has been lost or the instrument of transfer has not been delivered within the prescribed time, the company may register the transfer on such sum as to indemnity as the board may think fit. अब उस केस में क्या होगा? दोनों ही केस में जैसा बोर्ड डिसाइड करेगा उस बेसिस पे आपका डिसीजन ले लिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र इन केस ऑफ पार्टली पेड शेयर। अब आपका शेयर जो था पार्टली पेड था, अगेन यहाँ पे टॉपिक आ गया पार्टली पेड। पार्टली पेड का मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ अमाउंट अपने कॉल का नहीं भरा, फिर चाहे वो फाइनल कॉल हो चाहे जो भी कॉल हो सकता है। ठीक है, जनरली फाइनल कॉल में ही हम लोग को क्या है रोका जाता है, बिकॉज बाकी सारे कॉल्स हम लोग भरते हैं तभी हम लोग उसमें एलिजिबल होते हैं। मान लीजिए अगर आपने अलॉटमेंट का कॉल ही नहीं दिया तो आपको इशू ही नहीं होगा ना, करेक्ट। तो अगर आपसे पार्टली पेड पूछा जाए इन जनरल टर्म में हम लोग यहाँ पे फाइनल कॉल को ही स्किप करते हैं। ये क्या बोलता है
Section 56 subsection 3 states that where an application is made by the transfer alone and relates to partly paid share, the transfer shall not be registered. इस केस में भी registered नहीं होगा, लेकिन unless the company gives the notice to the application, अगर application का notice company देती है तो in such manner as may be prescribed to the transferee and the transferee gives no objection to the transfer within 2 weeks. मतलब क्या हो गया, इसको ऐसे समझिए, आपने कॉल नहीं भरा, ठीक है, आपने कॉल नहीं किया तो आप तो उसमें रजिस्टर हुए नहीं कंपनी में, लेकिन अब कंपनी ने क्या किया, एक नोटिस आपको भेज दिया कि भाई आपने क्या किया, शेयर का पैसा मेरे को पूरा नहीं दिया, तो अब आपका जो शेयर है मैं किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करनी चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, ठीक है। कंपनी ने आपको एक इस तरीके से नोटिस दे दिया कि आपके शेयर जो है दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र होंगे। अब आपने क्या किया, आपने विदिन 2 वीक मतलब 14 डेज़ के अंदर आपको नोटिस मान लीजिए 1 जनवरी को मिला, 1 जनवरी से 14 दिन ले लीजिए, तो विदिन 14 डेज आपने क्या किया, कंपनी को ये अप्रूवल दे दिया कि ठीक है भाई आप मेरे शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हो, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। या आप कंपनी को ये बोलोगे कि नहीं भाई आप मेरे शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, मैं ही जो है पेमेंट उसको पूरा कर दूंगा उसी बीच के पीरियड में या जो भी चीज़, तो वो इंटीमेशन आप कंपनी को दे देंगे, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो गया, टाइम लिमिट फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट यानी शेयर सर्टिफिकेट की यहाँ पर बात हो रही है, जनरली शेयर सर्टिफिकेट की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास कितना पीरियड है, टाइम लिमिट कितना होता है, जनरली 2 महीने का टाइम होता है। कब होता है, जब आपका, अगर आप सब्सक्राइबर हो मेमोरेंडम के, ठीक है, तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 2 महीना, अगर आप अलॉटमेंट शेयर वाले हो, मतलब आप शेयर होल्डर हो जो कि अलॉटमेंट के थ्रू मिला है आपको, ठीक है, तो भी 2 महीने का टाइम है। इन केस अगर आपका अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर है तो आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। इन केस अगर आप ट्रांसफ़र वाले हो, ठीक है, कि ट्रांसफ़र से है तो आपका 1 मंथ का टाइम आपको दिया जाएगा। Within a period of 2 months from the date of incorporation, in the case of subscriber to the memorandum, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मान लीजिए आपकी 1 जनवरी हो गई तो 2 महीना यानी कि जनवरी चला गया, फरवरी चला गया, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है तो विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन केस ऑफ एनी अलॉटमेंट ऑफ एनी ऑफ इट शेयर, एनी ऑफ इट शेयर का मतलब इशू प्रेफरेंस दोनों की बात हो गई। अब यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कि पर्टिकुलर यही शेयर हो सकता है, अलॉटमेंट आपके कोई भी शेयर का हो गया, अलॉटमेंट हो गया आपका 1 जनवरी को, तो वहाँ से 2 महीना हटा लीजिए। विद इन द पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट बाय द कंपनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ द इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, मतलब ट्रांसमिशन का आपको नोटिस आया, ठीक है, नोटिस मान लीजिए 1 जनवरी को आया तो 1 जनवरी का 1 महीने का पीरियड जाने दीजिए, उसके बाद आपको क्या फरवरी में ये होगा। नेक्स्ट है विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन केस ऑफ एनी अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, अगर डिबेंचर हुआ है तो उसमें 6 मंथ मतलब जनवरी में अगर अलॉट हुआ है तो जनवरी से जून तक आप छोड़ दीजिए, जून के बाद आपका होगा, ठीक है। तो टाइम लिमिट जो है ये इतना ही रहेगा कि इस पीरियड के अंदर आपका जो सर्टिफिकेट है डिलीवरी हो जाना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स ऑफ डिसीज पर्सन। डिसीज पर्सन का मतलब क्या होता है, डिसीज पर्सन का मतलब होता है जो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, जिनकी डेथ हो चुकी है, तो उनके शेयर को ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफ़र करने के लिए आपको एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है, जो कि क्या है आपके लिए एक एप्लीकेशन डालेंगे और आपके उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र करवाएंगे। ट्रांसमिशन इन केस ऑफ नॉमिनेशन, अच्छा एक और बात बताती हूँ, डिसीज पर्सन नॉमिनेशन इन सच में ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं दिया, बस हमें एप्लीकेशन डालनी है, एप्लीकेशन के साथ हम लोग जो डॉक्यूमेंट है उसको डालेंगे, डालने के बाद हम लोगों को कंपनी को बस अप्लाई करना और ये अपने आप हो जाता है, ठीक है। अच्छा इन केस ऑफ नॉमिनेशन, नॉमिनेशन यहाँ पर क्या है, नॉमिनेशन का मतलब हो गया, आप देखिए डिसीज पर्सन और नॉमिनेशन में यहाँ फ़र्क क्या आया, यहाँ पर फ़र्क ये आया, मान लीजिए अभी मेरी डेथ हो गई, ठीक है, मेरी डेथ हो गई तो पता चला कि मेरी जो प्रॉपर्टी थी, मैं बिफोर मेरी डेथ मैंने किसी के नाम पे उसको ट्रांसफ़र किया ही नहीं था, ठीक है। तो अब जब ट्रांसफ़र नहीं किया तो मेरा जो लीगल हेयर होगा ऑटोमेटिकली उसके पास चला जाए। लीगल हेयर कौन हो सकता है, लीगल हेयर मेरा बेटा, मेरी बेटी, ठीक है। अच्छा अब नॉमिनी, नॉमिनी के केस में क्या होता है, नॉमिनी के केस में क्या होगा, मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपना नॉमिनी बनाऊंगी। मान लीजिए अब क्या हो गया, मुझे
आज से करीब करीब मान लीजिए 60 ईयर्स पहले, ठीक है, मैंने क्या किया, कोई प्रॉपर्टी खरीदी। अब 60 ईयर पहले मैंने वो प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, तो अब क्या होगा, उस प्रॉपर्टी को मैं इंजॉय कर रही थी, वहाँ पर आराम से रह रही थी, ठीक। अब जब मुझे बुढ़ापा आया तो मुझे लगा कि भाई मैं अपनी ये प्रॉपर्टी मैं अपने किसी ऐसे पर्सन को ट्रांसफ़र करूं जिसको मैं बहुत पसंद करती हूँ। अब वो पसंद करना नॉट नेसेसरी मेरा बेटा बेटी हो सकता है मेरे बेटा बेटी से मेरे को कोई अटैचमेंट ही नहीं रहा हो, माइट बी पॉसिबल मैंने शादी ही नहीं की हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरा अगर कोई सर्वेंट है, ठीक है, जिसको मैं मतलब सर्वेंट जिसने मेरी बहुत सेवा करी, वो भी मेरा नॉमिनी हो सकता है। क्लियर। मान लीजिए अब कोई सर्वेंट जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई मतलब गली के जो ये छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ मेरा किसी बच्चे के साथ अटैचमेंट हो गया, मैंने उसको लीगली अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन मैंने क्या है कि उसके साथ मेरा अटैचमेंट था, मैंने अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम पर ट्रांसफ़र कर दी, तो वो मेरा क्या है, नॉमिनी बन गया। तो नॉमिनी क्या होते हैं, नॉमिनी में हम लोग किसी का भी नाम लिख सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। और ये कब होता है, ये बिफोर डेथ होगा, ठीक है, मतलब आपकी डेथ होने वाली है, उससे पहले आपने किसी पर्सन को अपना नॉमिनी बना दिया कि आपकी डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी या जो कुछ भी उस पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाए। और डिसीज पर्सन में क्या हो गया, डिसीज पर्सन में आपकी डेथ होने के बाद आपके जो लीगल हेयर होंगे, ठीक है, उन्हीं को क्या है, वो आपकी प्रॉपर्टी मिलेगी, अनटिल एंड अनलेस अगर आपने किसी को ट्रांसफ़र करने के लिए पहले से नहीं बोल रखा हो। क्लियर। तो लीगल हेयर में आपके जनरली बेटा बेटी आएंगे, मतलब आपके खुद के बच्चे, अगर नहीं है तो आपकी वाइफ आ जाएगी, अगर वो भी नहीं है तो फिर और जो करीबी होंगे उनको आपको देखना पड़ेगा। क्लियर। अब यहाँ पे पनिशमेंट फॉर डिफ़ॉल्ट है। पनिशमेंट फॉर डिफ़ॉल्ट कितना है, यहाँ पे अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट करते हैं किसी भी प्रोविज़न को कंप्लाई करने में, हमारे ऊपर 50,000 का पेनल्टी यहाँ पे लगेगा। इसका एग्जाम्पल देके मैं आपको बताती हूँ। A company enters the name of a person as a member on receipt of a proper instrument of transfer in prescribed form duly stamped, dated and executed। ये एग्जाम्पल हो गया ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी का, ठीक है। A company enters the name of a nominee। देखिए यहाँ पे अगर नॉमिनी है तो वो ट्रांसमिशन हो गया, ठीक है। अगर हम लोग वो कर रहे हैं कि प्रॉपर मेरा इसके आप ट्रांसफ़र कर दीजिए तो वो ट्रांसफ़र होगा। तो देयर इज़ अ डिफरेंस इन बिटवीन ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन आपके केस में नॉमिनी का होता है और ट्रांसफ़र आपका जो शेयर है या सिक्योर जो भी आपकी है उसको आप अपने प्रॉपर स्टैम्प लगवाकर आप जब करते हो। क्लियर। अब यहाँ पे पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर, यहाँ पर क्या हम लोग का पनिशमेंट बोला गया है, अगर इफ एनी पर्सन डिसीटफुली पर्सोनेट एज एन ओनर ऑफ एनी सिक्योरिटी, मतलब क्या है, मैं किसी सिक्योरिटी की ओनर नहीं हूँ लेकिन मैं चोरी से फ्रॉड से अपने आप को ओनर बना दी, ठीक है, और क्या करी, शेयर वारंट इशू कर दी और कंपनी के पास चली गई कि लो मैं इसकी हूँ और मेरे को अब ये जो मनी है मुझे ट्रांसफ़र करो या ऐसा कुछ करो। तो अब अगर कंपनी को जब पता चल गया तो मेरे ऊपर क्या क्या पेनल्टी इम्पोज हो सकती है, क्या पनिशमेंट होगा। इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शाल नॉट बी लेस देन 1 ईयर, मिनिमम 1 साल की जेल जिसको 3 साल में एक्सटेंड कर सकते हैं। फाइन जो इम्पोज होगा मिनिमम 1 लाख का जिसको 5 लाख में एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब अगर मैं रॉन्गफुली अपने आप को ओनर बताती हूँ किसी शेयर या सिक्योरिटी के, तो उसमें मिनिमम जेल 1 साल की है जिसको मैक्सिमम 3 साल तक ले जा सकते हैं। मिनिमम फाइन 1 लाख रुपया का जिसका मैक्सिमम 5 लाख हो सकता है, ठीक है। अब रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूज़ल, मतलब रजिस्ट्रेशन करने में कंपनी ने रिफ्यूज़ कर दिया और आप उसकी अपील डालो तो आप क्या करोगे। अगर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी है, मतलब मान लीजिए ट्रांसफ़र इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी अगर है तो यहाँ पे क्या होगा, उसका आर्टिकल जो है जनरली उसके आर्टिकल को ही आपको स्ट्रिक्टली मेंशन करना होगा। आपको 30 डेज़ के अंदर ये नोटिस जो है आपको रजिस्ट्रार के पास जाना होगा। क्या बोला इसमें, सेक्शन 58 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट transfer or transmission of security or interest of a member in respect of a private limited company is to be affected strictly as per its article of association। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से ही आप यहाँ पर काम कर सकते हैं।
इन केस द सेम इज रिफ्यूज बाय द कंपनी, अगर कंपनी रिफ्यूज करती है, द कंपनी शैल विद इन 30 days सेंड द नोटिस ऑफ रिफ्यूजल, उसको क्या है नोटिस देना पड़ेगा कि हम किस बेसिस पे रिफ्यूज कर रहे हैं, आपको रीजन लिख के देना पड़ेगा। अगर आप रीजन नहीं दे रहे हो, नोटिस नहीं दे रहे हो और आप ये काम कर रहे हो तो आपके ऊपर फिर क्या है पेनल्टी इम्पोज कर दी जाएगी, आप ऐसा कर ही नहीं पाओगे। ठीक है। अच्छा, इन केस अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, वो प्राइवेट लिमिटेड के लिए था, वो प्राइवेट कंपनी के लिए था। पब्लिक कंपनी का क्या है, पब्लिक कंपनी का आपका फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, शेयर जो है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल। अब बोलेंगे भाई कैसे फ्रीली ट्रांसफरेबल हो गए, तो देखिए प्राइवेट कंपनी में आपने शेयर्स खरीद के रख लिए, ठीक है, आप उसके मेंबर्स। फ्री जो पब्लिक कंपनी है, जैसे मान लीजिए रिलायंस में, रिलायंस के आपने 8 शेयर खरीदे, 1 साल आप उसके शेयर को रखे, उसके बाद आपने अपने शेयर को खुद ही बेच दिए, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो गए ना। ये तो नहीं है ना कि आज अगर आपने उसके शेयर खरीदे तो लाइफ लॉन्ग अब उसके शेयर आप ही के पास रहेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। मार्केट में डेली बेसिस पे शेयर हमारे सर्कुलेट होते हैं, क्या प्राइवेट कंपनी के होते हैं क्या? तब फिर सेक्शन 58 सबसेक्शन 2 provides that securities or other interest shall be freely transferable in public company, but in case of any contract or arrangement between two or more persons with respect of transfer of security, the same shall be enforceable as a contract। ठीक है, अगर आपके मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है तो वो तो फिर हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट बाउंड हो गया, अगर नहीं है तो फिर वो फ्रीली ट्रांसफरेबल में चला जाएगा। अब अपील टू ट्राइब्यूनल, अपील टू ट्राइब्यूनल हम लोग कब करेंगे? मान लीजिए कंपनी ने मेरे को क्या है शेयर ट्रांसफ़र करने से रिफ्यूज़ कर दिया था, मैंने बोला था विद इन 30 डे उनको क्या रिफ्यूज़ल नोटिस देना पड़ेगा और विथ रीज़न उनको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बोला, रीज़न उन्होंने दे दिया। अब मान लीजिए कंपनी 60 डेज के अंदर कोई अगर अपना जवाब नहीं देती है तो उसके ऊपर क्या है ट्राइब्यूनल में हम लोग अपील कर सकते हैं। सेक्शन 58 सबसेक्शन 3 प्रोवाइड्स दैट द ट्रांसफरी नॉट द ट्रांसफरर, ठीक है, ट्रांसफरी यहाँ पर करेगा, मे अपील टू ट्राइब्यूनल विद इन 30 days ऑफ रिफ्यूजल नोटिस बाय द कंपनी, and in case company does not respond in any manner, then within 60 days of delivery of instrument of transfer or intimation given to the company in case of transmission। तो कब कर सकते हैं रिफ्यूजल ऑफ नोटिस के 30 डे में और डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट के 60 डे में आप ट्राइब्यूनल को अपील डाल सकते हैं। कौन डालेगा? ट्रांसफरी डालेगा, ट्रांसफरर नहीं डालेगा। ट्रांसफरर कौन होते हैं? जो अपना शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफरी कौन हुआ? जिसको शेयर मिलेगा, ये याद रखिएगा। टाइम लिमिट टू अप्रोच ट्राइब्यूनल इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, अगर पब्लिक कंपनी है तो उसका टाइम लिमिट हमारा क्या हो सकता है? टाइम लिमिट हमारा 90 डेज का होता है और 60 डेज का होता है। 60 डेज का कब आएगा? 60 डेज का आएगा जब उसने रिफ्यूज़ कर दिया। 90 डेज का कब आएगा? जब डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिलने के बाद भी वो नहीं दे रहे। ठीक है, मतलब नोटिस मिला उसके 60 डेज तक, आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो आप ट्राइब्यूनल को अप्रोच करोगे। कब करोगे? जब आप पब्लिक कंपनी हो। अगर आप पब्लिक कंपनी नहीं हो, आप अपार्ट फ्रॉम पब्लिक कंपनी हो, तो आपके लिए क्या 30 डे का क्राइटेरिया होगा। ठीक है, वेदर द टाइम लिमिट ऑफ 60 डेज क्रिटिकल, क्या ये क्रिटिकल है? तो इसके ऊपर आपको यहाँ पर क्या है, एक तो छोटा सा केस दिया गया है, इस केस को आपको यहाँ पर एक देखना है जिसमें यहाँ बोला गया है कि ये क्रिटिकल तो नहीं है। ठीक है, अब आपका ट्राइब्यूनल का पावर क्या है? ट्राइब्यूनल का पावर है कि आपने उसमें एक अपील डाली, अपील डालने के बाद वो उसको चेक करेंगे और उसके 10 दिन के भीतर, ठीक है, वो क्या करेंगे विद इन 10 डे अपना जो ऑर्डर है वो आपको दे देंगे। अच्छा, अब ऑफेंस एंड कंपाउंडेबिलिटी, ये क्या होता है? यहाँ पर हमारा मिनिमम जो इम्प्रिजनमेंट होगा, ठीक है, जो भी कंसर्न पर्सन इसमें हमारा गिल्टी पाया जाएगा उसका मिनिमम जेल 1 साल का होगा, जिसको 3 साल के लिए हम लोग डाल सकते हैं। फाइन होगा उसका 1 लाख का मिनिमम, जिसको 5 लाख के लिए जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, वायलेशन अगर आपका नॉट कंपाउंडेबल हुआ, ठीक है, कि नॉन कंपाउंडेबल वायलेंस है, तो वो यहाँ पर डील नहीं किया जाएगा। कंपाउंडेबल ऑफेंस ही आपका यहाँ डील होगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर अगर यहाँ पर है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? रेक्टिफिकेशन के लिए आपके पास सफिशिएंट कॉज होना चाहिए कि भैया आप हमारा रजिस्टर जो है उसको रेक्टिफाई कीजिए। अगर आपके पास कॉज नहीं है तब आप क्या करेंगे? तो आप एक अपील डालेंगे। अपील कौन डाल सकता है? मेंबर ऑफ द कंपनी, जो पर्सन है वो डालेगा या कंपनी खुद भी डाल सकती है। ठीक है, अच्छा,
अब यहाँ पर आता है सफिशिएंट कॉज। मैंने जो बताया था सफिशिएंट कॉज का मीनिंग क्या होता है भाई? सफिशिएंट कॉज का मतलब होता है इनफ। आपके पास सफिशिएंट एविडेंस है अपनी बात को प्रूव करने के लिए। यू हैव इनफ ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, समझ आए? यहाँ पे कुछ कुछ मेरे पास क्या है, वापस से केस के हिसाब से मेरे को बताया गया है कि क्या ये सफिशिएंट कॉज की मीनिंग में फॉल करते हैं। तो ये डिपेंड करता है, उसको केस को एक बार आप पढ़ेंगे तब है। नेक्स्ट आपका आता है पावर ऑफ ट्राइब्यूनल। वापस से वही आ गया, 10 दिन का पीरियड, विद इन 10 डेज आपको क्या है वो ट्राइब्यूनल जो है अपना बता देंगे क्या एक्शन उन्होंने लिया क्या नहीं लिया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी इन कंट्रावेंशन स्टेट्यूटरी प्रोविजन जो है, इसमें कौन कौन हम लोग के एप्लीकेशन डाल सकता है? डिपॉजिटरी कंपनी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी या सेबी। ठीक है, अच्छा अब लास्ट हमारा जो इस चैप्टर का टॉपिक है वो है पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल विथ होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी। रॉन्गफुल अभी मैंने आपको बताया था शेयर वाला कि मैं उसकी ओनर नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने क्या किया, फ्रॉड वे में डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर दिया, तो वहाँ क्या होगा? अगेन वही बात, मिनिमम फाइन जो है मेरा 1 लाख रुपया, जिसको 5 लाख में मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ। मिनिमम जो मेरी जेल होगी वो जेल 1 साल की होगी, लेकिन यहाँ पर 2 साल उसको मैं मैक्सिमम पीरियड में एक्सटेंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।